हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अभी आप लोग का नीट का एग्ज़ाम हो गया है। आई होप बहुत लोग का नीट का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा। लेकिन इस बार क्वेश्चन पेपर जो है वो केमिस्ट्री का कैसा पूछा गया था, किस टाइप से पूछा गया था, क्या पैटर्न चेंज कर दिया गया था, ये हम लोग एनालिसिस करेंगे। और साथ साथ ये भी एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता, कि हम लोग जो है कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर इस समय केमिस्ट्री का कैसा आया था, वह एक कंसेप्ट बना है कि जो है वो क्वेश्चन पेपर लेंदी, कठिन, ऐसा कुछ आ गया था। नो डाउट क्वेश्चन पेपर जो है वो थोड़ा सा लेंदी आया था। जो पैटर्न होना चाहिए उसे थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था। लेकिन अगर जो भी बच्चा अगर इसको कूल माइंड से किया होगा वो करेक्ट बिल्कुल करेगा। ठीक है, चलिए वन बाय वन सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड सॉल्व करने के बाद से क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते रहेंगे बीच बीच में। एंड फिर ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता तो जल्दी से हो जाता। ओके, और आप लोग भी अपना जो है वो क्वेश्चन पेपर मैच करा लेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं S1 सेट का क्वेश्चन पेपर जो सेट है उसका S1 का डिस्कशन कर रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि अमंग्स द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्सन। किसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में ये बहुत सुंदर सा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है। और कैसे आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन को आप विथ हेल्प ऑफ एलिमिनेशन करोगे तो और भी जल्दी कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो बात यहाँ पे ये आएगी कि जहां पे लोन पेयर ज्यादा होगा वहां पे लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा। मोर इज द लोन पेयर, मोर इज द lone pair electron at central atom more will be the electronic repulsion, more will be the lone pair electron repulsion। जितना ही ज्यादा जो है वो लोन पेयर होगा वही जो है वो सबसे ज्यादा जो होगा। अब देखिए यहाँ पे सल्फर के सेंट्रल एटम जो है सल्फर है और सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन में से ये 4 बॉन्ड बना चुका है, ये 4 बॉन्ड बना चुका है। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि यूज कर चुका है एंड 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए हैं। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर एक ही है तो अकेला लोन पेयर रिपल्सन नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही है। इसको काट दो। फिर यहाँ पे देखिए IF7, आयोडीन के पास 7 होते हैं जिसमें से 5 यूज कर गए, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अकेला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर रिपल्सन लगाएगा, ये भी जो है वो गलत है। अब यहाँ पे बात आ गई ये, अब यहाँ पे देखोगे जेनान के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लिया है। अब इसके पास बच गए कितने, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गए। जेनान के पास 8 होते हैं, 8 में से इसने 3 यूज कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो बॉन्ड बना 2 एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गए 3। इस तरीके से इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा 5 और स्टेरिक नंबर हो जाने के बाद से 5 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। यानी कि ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कुछ इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर इसका। और ये देख लीजिए, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और तीसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एंड तीनों के तीनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे एंड फ्लोरीन जो होगा वो एक्सियल पोजीशन पे होगा। इस तरीके से यहाँ पे there are 3 lone pair electrons are present here and therefore more will be the electronic repulsion will occur।
चलिए इसको तो हम लोग देख लिए कि ये आंसर सही है, इसका भी चेक कर लो कि ये सही है कि नहीं सही है। ये क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया है। 3 इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद से अब इसके पास बच गया कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो को पेयरिंग कर दोगे तो 2 लोन इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड 2 लोन इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 लोन पेयर हो गया 2, और सिग्मा बॉन्ड हो लोन पेयर हो गया 2, और सिग्मा बॉन्ड हो गया इसके पास कितने, 3। इस तरीके से इसका भी स्टेट नंबर 5 होगा, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3d होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका शेप बनाएंगे तो ये टी शेप बनेगा, टी शेप कुछ इस तरीके से क्लोरीन, एंड यहाँ पे होगा फ्लोरीन, यहाँ पे होगा फ्लोरीन, यहाँ पे होगा फ्लोरीन, और 2 लोन इलेक्ट्रॉन इसके एक्सियल पोजीशन पे होंगे। अब यहाँ 2 लोन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 लोन इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा होगा, यानी कि ये भी आंसर गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके ओके, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर्स। ये क्वेश्चन पॉलीमर से लिया गया है, सिंपल सी बात है, पॉलीमर वाले चैप्टर से। नॉट करेक्ट। अब देखिए ये पूछा गया है कौन सा जो है इसमें करेक्ट नहीं है, और इस ऑप्शन में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में भी बात बोल दिया है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन जो है मिक्स करके जो है वो दिया गया है। तो आप लोग ये देखो कि कह रहा है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन में बिल्कुल, ये वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, और यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट। देखिए थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं इनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, पहले गर्म किया के फिर से जो है वो मेल्ट करके फिर से ठंडा किया जाता है, और हार्डनिंग के लिए या सॉफ्ट करने के लिए इनको सॉफ्ट करने के लिए गर्म किया जाता है, और हार्ड करने के लिए इनको कूल किया जाता है बार बार। तो ये बिल्कुल जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट जो है वो आप लोगों से ये देख लो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या पॉलीमर्स आर रीयूजेबल। ये जो है स्टेटमेंट तुरंत, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स से सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन ये स्टेटमेंट ले लिया है, और ये जो है वो रीयूजेबल नहीं होता है, ये रीयूजेबल नहीं होता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो सेट हो जाता है वो फिर से जो है वो यूज नहीं हो पाता है। कोई भी अगर प्लास्टिक है वो सेट हो गया तो फिर से उसको रीयूजेबल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वैसे तो ये दिखाई दे रहा है डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे इलास्टोमर्स हैव द पॉलीमर चेन, बिल्कुल सही है, हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टोमर्स में वीक वन टू वन फोर्स होता ही है, ये भी सही है, एंड फाइबर्स पोजेस द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है द आईयूपीएसी नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से लिया गया क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा टॉपिक से उठाया है, और ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सब लोग करेंगे। ये क्वेश्चन जो होंगे वो सब लोग किए होंगे, सारे बच्चे किए होंगे नो डाउट। और इस क्वेश्चन से जो है वो मतलब रैंक जो है बनने बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग कर लिए होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, जिसने कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, वो बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो इस पे भी क्या कर सकता है, सोच नहीं सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो देखिए, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट 100 के ऊपर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके लिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर
रिकमेंड किया गया, उसके लिए व्यवस्था की गई। और 100 से ज्यादा अगर एटॉमिक नंबर है तो उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसके जो फर्स्ट डिजिट अगर है, जीरो अगर है, अगर जीरो है तो नील, अगर 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वेड, 5 है तो पेंट और 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट और 8 है तो ऑक्ट और वो 9 है तो एन। अब यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है वो 119 दिया गया है, और ये 119 एलिमेंट किसका होगा, तो ये देख लीजिए, इसके लिए अन यूज कर लो, इसके लिए भी अन यूज कर लो, और इसके लिए एन यूज कर लो। अब ये हो जाएगा अन अन, और इसमें ऐड कर दीजिए फाइनली ईएम, तो ये हो जाएगा अन अन एनियम। ये वाला आंसर है अन अन एनियम। ये जो पहला दिया गया है वो अन 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 अनियम है 100, ये 111 का है, 118 का है, ये 10 अनिल एनियम, अनिल एनियम 199 का है ये। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहां पे ये दिया गया है विच वन इज नॉट करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे दे दिया गया है P इज व्हाट, P रिप्रेजेंट द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, सीधे सीधे जो है वो एक्सप्रेशन पूछ दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है पी आई इक्वल टू काई आई इंटू पी। पी जो है टोटल प्रेशर है, पी आई जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ आइथ गैस। अच्छा, अब देखिए इसमें घबराने वाली बात क्या है और बच्चों ने गलत कैसे किया होगा वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ आइथ गैस लिख दिया, आइथ मोल फ्रैक्शन लिख दिया गया है, इसमें आप घबरा गए होंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में बहुत सारी गैस रखी गई है, 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट, बहुत सारी गैसेज रखी गई हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर गैस के बारे में बात बोल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर गैस का मोल फ्रैक्शन उसके, किसी एक पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ये डाल्टन्स का लॉ है, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट जो दिया गया है ये कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पी आई नॉट काई आई नॉट, मतलब ये कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन प्योर स्टेट, पी आई नॉट इज व्हाट, पी आई नॉट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में जो गैस होगा उसका ये वाला पी आई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैसेस मिक्सचर। ये वाली बात जो है वो हेनरी लॉ है। देखिए ये जो है वो हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ आप देख सकते हो। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है वो डाल्टन्स लॉ होगा, कौन डाल्टन लॉ होगा, आपसे ये पूछ दिया गया है। अब देखिए जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हो आप लोग, वह है P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 प्लस P2 प्लस P3। ये एग्जैक्टली डाल्टन्स का लॉ है। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैस इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर। एंड नेक्स्ट जो है वो आप लोग से फोर्थ ऑप्शन जो देख रहे हो, फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है, मैं आप लोग को बता रहा हूं, देखोगे ये फोर्थ ऑप्शन में ये भी बिल्कुल जो है वो करेक्ट है।
मतलब जो नॉट करेक्ट है वो ये है, ये नॉट करेक्ट। तो आपका ऑप्शन होगा ये वाला, कौन, ये होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं, ये डाल्टन्स लॉ आप लोग पढ़े हो। डाल्टन्स लॉ सीधे सीधे ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई गैस है, कोई कंटेनर है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैस है, नॉन रिएक्टिंग गैस, कैसी गैस, अगर हमारे पास किसी कंटेनर में नॉन रिएक्टिंग गैस रखी गई है, ए है, बी है, सी है, तो इनका टोटल प्रेशर सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैस होगा, ऑल गैस पीबी प्लस पीसी। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द व्हाट आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो हम यहां से पी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन ए डिवाइडेड बाई वी आर टी। अब यहाँ पे अगर इसको 1 कर लिया जाए, इसको 1 कर लिया जाए, इसको 2 कर लिया जाए, इसको 3 कर लिया जाए, तो ये तो करेक्ट है। और इसके बाद से इसी के जगह पे P1 के जगह पे N1 आर टी बाई रख देंगे, P2 की जगह पे N2 आर टी बाई वी, एंड P3 की जगह पे ये रख देंगे, और ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ओके, यानी कि आप लोग देख सकते हो कि कौन सा आंसर करेक्ट है, बिल्कुल सेकंड आंसर करेक्ट है। ओके, देख सकते हो आप लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट गैस रखी गई है, कोई गैस 1 है, कोई गैस 2 है, कोई गैस 3 है, इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, और इसका पार्शियल प्रेशर P3 है। these are the partial pressure of the non reacting gas. So sum of the partial pressure of the non reacting gas is equal to the total pressure of the gas, यानी कि P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। और हम लोग जानते हैं कि PV इक्वल टू NRT होता है, तो हम यहाँ पे P इक्वल टू N1 बाई आर टी वी, N2 बाई आर टी वी, N3 बाई आर टी वी रख देंगे। और देखिए ये वाला इक्वेशन जो पूछा गया था वो भी सही है, अगर ये सही है तो ये भी सही है। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर गैस के लिए गैसेस इक्वेशन लिखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, तो P1 इक्वल टू N1 बाई आर टी। अब इस इक्वेशन में आप इस इक्वेशन से डिवाइड कर दोगे तो ये मिल जाएगा, और यहाँ पे आर टी वी से आर टी वी कैंसिल कर जाएगा, एंड मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, यानी कि ये मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, तो ये P1 इक्वल टू काई पी हो जाएगा। यानी कि ये भी डाल्टन्स का लॉ है, ये भी डाल्टन्स का लॉ है, ये भी डाल्टन्स के डेरिवेशन में से आ जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है इस क्वेश्चन में। पहले बोला गया है प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस आर रिएक्ट विथ HNO3, HNO3 नहीं बल्कि HNO2 होगा, टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस रिएक्ट विथ HNO2 टू फॉर्म द डाइजोनियम सॉल्ट which are stable even above the 300 Kelvin temperature। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, वो आप लोग तो जानते हो कि अगर हमारे पास कोई एमाइन है, अगर कोई एमाइन है NH2, और ये एमाइन अगर इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, ये इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ, HNO2 के साथ करवा देते हैं, या हम लोग इवन विथ NaCl और प्लस HCl प्लस NO2 इससे करा देते हैं। इसमें से किसी से रिएक्शन करवा दोगे तो ये बन जाएगा RCH2 और यहाँ पे N2Cl, ये बन जाएगा।
अगर कोई एरोमेटिक एमाइन है, एरोमेटिक अगर एमाइन है तो वो कैसे रिएक्शन करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, ये एनिलीन ले लीजिए। एनिलीन का रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, तो HNO2 या आप HCl प्लस NaNO2 से बोल दो, तो होगा क्या कि ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्लोरीन होता है। देखिए ये वाला जो है वो थोड़ा सा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन में इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो इसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर लिया जा सकता है। ये रेजोनेंस के कारण पॉजिटिवली चार्ज जो होगा वो स्टेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है तो ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइमरी वाला अगर एनिलीन बन रहा है एरोमेटिक एलिफेटिक एमाइन से अगर हम लोग बना रहे हैं तो वो अनस्टेबल होता है। ये तुरंत जो होता है वो टूट के यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा और एक कार्बोकैटायन बना लेगा, ठीक है। और अगर क्लोरीन है इसके पास तो क्लोरीन उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा कुछ देर के लिए स्टेबल होता है, लेकिन ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े होंगे और मैंने ही बताया था इसको जो है वो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर लोअर 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर है तभी ये जो है वो स्टेबल होता है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये भी यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देगा। यानी कि ये देख लो 300 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे छुपा हुआ रुस्तम है। यही आपसे जो है क्वेश्चन को इनकरेक्ट करवाया। यहाँ से यहाँ तक तो लिखा है कि डाइजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल, ठीक है, ये बच्चे याद करते हैं, ये जानते हैं कि अनस्टेबल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बनता है तो बच्चे समझ जाते हैं कि ये स्टेबल है, लेकिन ये टेम्परेचर याद करना आप लोग को बहुत जरूरी है। बिलो द टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये स्टेबल रहता है। अगर इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो फिर ये तो आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया ना। 5 डिग्री से बहुत ज्यादा है टेम्परेचर, उस पर वो स्टेबल नहीं होगा। तो यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड इस तरीके से इस टॉपिक का फर्स्ट आंसर जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा।